Hello, welcome students. Today we are starting chapter 1 from your political theory book, and first chapter is political theory and introduction. So इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि political theory होती क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि आपको एक और बुक मिल गई है तो इसको भी आप मेमोराइज़ करना पड़ेगा। ये आपके मेमोराइजेशन के लिए नहीं है। ओके, दिस बुक इज़ टू अंडरस्टैंड what is the theory behind all the laws in presented in the constitution। जो भी आपने फर्स्ट बुक में आप पढ़ते हैं, इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं आप, ठीक है, फ्रीडम के बारे में आप पढ़ते हैं, आपने देखा आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये सब के पीछे थियोरी क्या थी, किस तरीके से इनको इस्टेब्लिश किया गया, कौन वो लोग थे जिन्होंने इनके ऊपर डिस्कशन किया, डिबेट किया, तब जाके ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा गया। तो इसके पीछे की जो थियोरी थी वो क्या चीज़ थी, उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन फर्स्ट, और इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से आपकी जो थियोरी है वो काम करती है। ठीक है, और साथ के साथ हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देखेंगे कि पॉलिटिकल जो आपका आइडियोलॉजी होती है वो क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, बात हो रही है ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस बीइंग्स आर यूनिक इन टू रिस्पेक्ट्स। अब वो क्या रीज़न है जिससे कि आपको क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिससे ह्यूमंस अलग हो जाते हैं बाकी क्रीचर से। ठीक है, दो रीज़न है आपके पास, दे पोजेस रीज़न, सेकंड द एबिलिटी टू रिएक्ट ऑन देयर एक्शंस। अब क्या होता है कि एक तो उनके पास होता है रीज़न ढूंढने का कि भाई मुझे अगर कुछ करना है तो क्यों करूं, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है, या मैं करना चाहता हूं। दूसरी बात, उनके पास एबिलिटी होती है जो उनके रिफ्लेक्ट होती है एक्शंस में। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचर, सो आई एम टीचिंग यू, सो माय एक्शन इज शोइंग यू दैट आई कैन टीच। हर एक का ऐसा ही होता है। कोई लोग डांसर होते हैं तो वो डांस करते हैं क्योंकि अंदर उनकी एबिलिटी है डांस करने की, तो वो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। ये दो चीज़ें हैं जिनसे कि ह्यूमंस को आप देख सकते हैं, यूनिक होते हैं वो इस तरीके से। और इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो कि इस पॉलिटिकल थियोरी में हम एनालाइज करेंगे कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि दिमाग में आते हैं, जिसके लिए हम रीजंस ढूंढते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, देखिए पहला है हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। अब पहली बात तो इतनी डाइवर्सिटी होती है सोसाइटी में, हमारे घर से ही लेके आप सोसाइटी की बात करें, कंट्री की बात करें, इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। वाई डू वी नीड गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, हमारे घर पे तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, तब भी हमारा घर चल रहा है। ये गांव में या आपके शहरों में या देश में गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है, बिना गवर्नमेंट के भी तो हम चल सकते हैं, सब अपना काम करें। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे, यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि वाई वी नीड गवर्नमेंट, विच इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहिए तो फिर कौन सी बेस्ट गवर्नमेंट है। डज लॉ लिमिट्स आवर फ्रीडम। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे को फ्रीडम रुक रही है मेरी? बिल्कुल रुक रही है। अगर आप चाहोगे कि आप किसी का मर्डर कर दो, मेरा तो मन कर रहा है, मेरी फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर दूं, तो ये तो गलत है ना। तो इसीलिए आपके क्या है, लॉज के लिमिट्स बने हुए हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी फ्रीडम का मतलब ये नहीं है आप जो मर्जी कह दें या जो मर्जी कर दें। ठीक है, व्हाट डज द स्टेट ओ इट्स सिटीजन्स। अब जो स्टेट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स के लिए। और सेकंड है आपका लास्ट जो है आपका, व्हाट डू वी ओ ईच अदर एज सिटीजन्स। और एज अ सिटीजन्स आपस में जो हम लोग हैं, हमारा क्या एक दूसरे के साथ इम्पोर्टेंस है, हम क्या एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है, हम देख सकते हैं जो पॉलिटिकल थियोरी है वो एग्जामिन्स करती है कुछ अलग टाइप के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि जो आपकी पॉलिटिकल लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि आपका हो गया वैल्यूज़, कुछ फ्रीडम्स की हो गई, इक्वालिटी की हो गई, जस्टिस की हो गई। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। अब इन सब को डिस्कस करने से पहले हमें पहले ये तो पता होना चाहिए, थियोरी तो बाद में सीखेंगे, पहले ये तो पता होना चाहिए पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। अब जो भी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले तो नेगेटिव आ जाता है कि भाई पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पॉलिटिक्स में तो पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो हमारी जो सोच है पॉलिटिकल, जो हमारा व्यू है वो बहुत नेगेटिव है। अब उसके लिए आप कह सकते हैं कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं,
बट जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिन्होंने डेमोक्रेसी का आइडिया लेके आए, क्या उन्हें वो लोग नेगेटिव सोच थोड़ी रखे थे, ठीक है ना। उन्होंने तो बहुत पॉजिटिवली एक इतना अच्छा जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया था उसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो नेगेटिव है। बट एक चीज़ आप अगर डीपली सोचें दैट यू डोंट नो मच अबाउट पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स के बारे में इतना पता ही कहाँ है। आप तो जो देखते हैं केवल वो है, आपको जो लगता है जो नेताजी कर रहे हैं वही पॉलिटिक्स है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। पॉलिटिक्स का मतलब वो नहीं है, पॉलिटिक्स का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी के इवन एक सिंगल इंडिविजुअल को। आप चाहो या ना चाहो फिर भी पॉलिटिक्स आपको इन्फ्लुएंस करेगी और आप पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हो। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ पावर और द स्ट्रगल फॉर पावर। अब समझ में आया आपको? आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो पॉलिटिक्स है वो एक तरीके से स्टडी ऑफ पावर है या स्ट्रगल जो आपके पावर्स के लिए की गई हैं। आप क्या, हम लोग क्या थे पहले, ब्रिटिश ने हम पे रूल किया इतने सालों, तो उसमें स्ट्रगल क्यों है? फिर हम आराम से ऐसे रह लेते, क्या प्रॉब्लम थी? हमें तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है, हम रह लेते। उस टाइम पे तो आप लोग आराम से जी रहे थे, खा रहे थे, क्या दिक्कत थी? बट वहाँ पे क्या हो रहा था, वी वर अंडर समबडी, हमारे अपनी विल, अपनी फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस नहीं था हमारे पास। आप समझ में आए ये वर्ड्स का मतलब? तो उसके लिए क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ। अब उस स्ट्रगल से क्या निकल के आया, आपका डेमोक्रेसी निकल के आई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पॉलिटिक्स के ही एक तरीके से पार्ट हैं, ठीक है ना। नो पॉलिटिक्स कैन एग्जिस्ट विदाउट सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। आप ये भी क्लियर है आपको? आप अपने गांव में या शहर में या कहीं भी रहते हैं, क्या बिना रूल्स या किसी बिना ऑर्गेनाइजेशन के चल जाते हैं आप? गांव में भी आपके पास एक समिति है जो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको सुनती है। स्टेट में आपके पास स्टेट गवर्नमेंट है, अगर आपकी कोई समस्या है, कोई आपकी नीड है, ठीक है, कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसको सुनने के लिए आपके पास कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरीके से डिसीजन लेती है सबके लिए, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज द फैमिली, ट्राइब्स एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैव इमर्ज्ड टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस। अब आपको ये भी पता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वही हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हैं जो लोगों की हेल्प के लिए, किसी भी ट्राइब या इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करते रहते हैं। Such institutions help us find ways to live together, acknowledging our obligations to each other. अब यही इंस्टीट्यूशन तो हम लोगों को बांध के रखे हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशन ना होते जो हम सबके लिए काम कर रहे हैं, इक्वली एज ए ग्रुप में डिसीजन ले रहे हैं, तो हमको क्या लगता कि भाई हम तो एक साथ में रह नहीं सकते, इतने सारे जो हमारे अलग अलग विचार हैं, कैसे सब लोग एक साथ में रहते हैं। बट सबको एक साथ बांध के रखने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं ये भी पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब है आपके पास अगला पॉइंट देखेंगे, हाउ गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे फंक्शन इज दस एन इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ पॉलिटिक्स। अब आपने गवर्नमेंट तो बना दी, अब गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स का क्या रोल है, ठीक है, अब वो भी देख लेते हैं। चलिए, गवर्नमेंट तो आप बना लेते हैं, पर उसको फंक्शन कैसे करेगी, क्या उसकी लिमिट्स होंगी, कितना वो काम करेगी, कितना वो काम, क्या काम वो नहीं कर सकती, क्या उसे करना चाहिए, किस तरीके से वो आपके सिटीजन्स को एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करके चलती है, एक साथ ग्रुप में बना के चलती है। ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, पॉलिटिक्स के अंदर आती हैं। पॉलिटिक्स केवल वो नहीं है जो आपके दिमाग में है चल रहा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो ऑफिसेज में चलता है, जो दोस्तों के बीच में चल रहा है, उसको हम कहते हैं तो पॉलिटिक्स कर रहा है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स उससे बहुत बड़ी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, बट पॉलिटिक्स इज नॉट कन्फाइंड टू द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट। इन फैक्ट what governments do is relevant because it affects the life of the people in many different ways, like their economic policy, foreign policy, educational policy affects people's life। अब समझ में आ गया आपको कि जो भी गवर्नमेंट करती है, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स से कोई उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हर स्टेप से क्या होता है, लोगों को फ़र्क पड़ता है। चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो, इकोनॉमिक हो, फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो अपने देश के लिए बन रही हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, हर एक पॉलिसी से क्या होता है, आपका देश को इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, अगला टॉपिक है हमारे पास कि since the elections of the government affects us deeply, people take a likely interest in the government's do। अब क्या होता है कि
भाई वोट तो डालना है, चलो वोट डाल देते हैं, ठीक है, वोट से उनको लगता है कि भाई चलो भाई गवर्नमेंट बना दी, अब ये हमारे लिए काम करेगी। बट क्या आप ऐसी गवर्नमेंट बना रहे हैं जिसे आप पूरी तरीके से जानते हैं? आपने ऐसी गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं जिसे आप जानते ही नहीं हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सही करेगी या गलत करेगी? समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपने ऐसी गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स को नहीं जानते, गवर्नमेंट को नहीं जानते, तो आपने वोट दे भी दिया तो क्या हो गया? क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो उसमें बहुत कम है। तो इंटरेस्ट कम क्यों है? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब केवल इलेक्शन ही नहीं होता कि आपने वोट दे दिया तो आप तो पॉलिटिक्स में आपने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया है। नो, यू आर रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि आपने केवल गवर्नमेंट बना दी तो आपने सब कुछ कर दिया, नहीं, आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसको आप जानते ही नहीं है, और उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी आपको नहीं पता होगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द पॉलिटिक्स और एनी गवर्नमेंट, उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। When people disagree with the policies of the government, we protest and organize demonstrations to pursue the government to change the existing law। अब ये आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन ले लेती है, सब लोग रोड पे आ जाते हैं, हटाओ इस रूल को, चेंज करो इस रूल को, हमें नहीं चाहिए। आपने सुना होगा ना ये चीज़। तो इससे क्या होता है? सो फाइनली पॉलिटिक्स अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट we have different visions of what is just and desirable for us and our society। तो यहीं से आपकी पॉलिटिक्स आ गई। क्योंकि अब आपको क्या होगा कि यहाँ से पॉलिटिक्स कैसे आएगी? क्योंकि आपका जो विजन है वो क्या है? डिफरेंट है। और जो आपका जस्ट है, जस्ट का मतलब जस्टिस, जो आपके लिए जस्टिस है, मे बी वो मेरे लिए जस्टिस नहीं है। आपको लिए जस्टिस हो गया, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई आपके लिए जस्टिस हो गया, पर दूसरा व्यक्ति है उसको लग रहा है नहीं तो गलत है, ये पॉलिसी गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है? आपका डिफरेंट विजन है। और जब डिफरेंट विजन होगा तो सोसाइटी या जो आपकी आप लोग होंगे, आप क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। अपने जो अपने आइडियाज़ होंगे, जो व्यूज़ होंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे कि नहीं ये गलत है, ये हटाना चाहिए। तो यही आपको समझना है कि आप किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स को नकार नहीं सकते। चाहे आप मना कर दो, मुझे तो कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करना है पॉलिटिक्स से लेके, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल नेगोशिएशंस दैट गो ऑन इन द सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस आर मेड। तो ये आपको अब समझ में आ गया। आपके नेगोशिएशंस का मतलब होता है कि मोल भाव चलना, कि भाई चलो तुम ये करो, थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा ये कर दो, सब लोगों को एक साथ लेके चलना ही सोसाइटी में क्या होता है? बेटर होता है, जिसको कि आप कलेक्टिव डिसीजंस कहा जाता है, कि सबको एक साथ लेके चलना, सबके लिए बराबर का पार्ट करना, ठीक है ना। अब हमारे पास व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब आपको थोड़ा सा मैंने ये समझा दिया कि पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो आपका सवाल ये होना चाहिए सर कि इम्पॉर्टेंट तो है, पर क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ें क्या हम? ठीक है, ये भी तो दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर पढ़ें क्या हम पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में। There are certain values and principles that have inspired people and guided policies. For example, ideas like democracy, freedom and equality. यही तो पॉलिटिकल थियरी ने समझाया। ये थियरी क्या थी कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए कंट्री के अंदर, सबको भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यही मेन जो प्रिंसिपल्स थे पॉलिटिकल थियरी के, ये थे। उसके बाद क्या था आपके पास? डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट देम इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एज द केस विद द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अब ये आपने बोल दिया भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए, फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, बट कैसे मिलेगी? तो उसके लिए आपने क्या बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। चाहे आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जिसको कि हर एक सिटीजन एज ए ड्यूटी फॉलो करता है, ठीक है ना। दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट जस्ट इमर्ज ओवरनाइट। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप कई बार कहते हैं कि ऐसा लॉ बेकार है, ये लॉ नहीं होना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा रिजर्वेशन है, यार रिजर्वेशन बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि हमें इसमें नौकरी नहीं मिल पाती है, कुछ पर्टिकुलर कास्ट है उनको रिजर्वेशन दिया हुआ है, हमको उससे जॉब नहीं मिल पाती है। बट आपने कभी एक चीज़ सोचा कि जो रिजर्वेशन है ये आइडिया आया कैसे होगा? चलो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आपने क्या रीज़न सोचा होगा कि ये रिजर्वेशन है क्यों?
आप देखो, आपके पास एक सोसाइटी होती है, एक सोसाइटी में क्या सारे इक्वल होते हैं? अभी कंट्री की तो आप छोड़ दीजिए, अपने सोसाइटी या मोहल्ले की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति होगा जो आपका ऑफिसर ग्रेड पे जॉब कर रहा होगा, दूसरा होगा जो क्लर्क लेवल पे होगा, उसके बाद जो फोर्थ ग्रेड पे होगा, उसके बाद कुछ ऐसे होंगे जिनके पास जॉब्स नहीं होगी। तो अब आपके लिए मैं कह दूं कि एक पोस्ट आई है गवर्नमेंट की, 100 सीट्स हैं, चलो भाई इलेक्शन आप ना एग्ज़ाम दीजिए और सेलेक्ट हो जाइए। अब आप ध्यान से सुनिए, जो ऑफिसर ग्रेड के जो स्टूडेंट्स होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, और जो अनएम्प्लॉयड होगा उसके जो बच्चे होंगे, क्या दोनों में इक्वालिटी होगी? नहीं होगी। वो उतने बेटर स्कूल्स में होंगे, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही होगी एजुकेशन की, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर रहे होंगे, उनके पास टीचर्स अच्छे होंगे, और एक जो गरीब है उसके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। अब जब ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी और जब वो इलेक्शन में एग्ज़ाम में बैठेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा? अब आपको क्लियर हुआ? तो फिर ये जब इक्वालिटी की बात रही तो इक्वालिटी कहाँ रहेगी? तो इक्वालिटी का मतलब है अगर कोई कमज़ोर है तो उसको उतना मौका मिलना चाहिए, ठीक है। अगर रेस स्टार्ट हो रही है और अगर ये ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद ये थोड़ा कम पावरफुल है और ये बिल्कुल कम पावरफुल है, और तीनों अगर एक साथ स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? ऑब्वियस है ये जीत जाएगा। बट अगर मैं इनको थोड़ा सा मौका दूं आगे आने का, ठीक है, इनको भी थोड़ा सा मौका दूं आगे आने का, तो अब क्या लगता है? अब थोड़ा सा फेयर लग रहा है आपको कंपटीशन। तो यही चीज़ रिजर्वेशन थी, और ये कोई एकदम से एक दिन में डिसीजन नहीं आ गया, ठीक है ना। दे आर बिल्ट अपॉन द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स डिबेटेड अमंगेस्ट सिंस द टाइम ऑफ कौटिल्य, एरिस्टोटेल, रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर। तो ये कुछ ऐसे महान लोग थे जिनकी उस टाइम इतनी बड़ी सोच थी। इन्होंने पहले सोच लिया था कि भाई ये सारे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हमारे देश में, कैसे इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, इतनी सारी डाइवर्सिटी है। ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेटिकली कभी रूल ही नहीं करी गई, उसको आज डेमोक्रेटिक बनाने जा रहे थे ये लोग। तो कितना बड़ा डिसीजन था, कितनी बड़ी इनकी सोच थी, जिसको इन सब ने लेके चला और एक इतनी सारी डाइवर्सिटी को एक साथ इन्होंने सेटल किया, एकोमोडेट किया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। एज फार बैक एज द 5th century, Plato, Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better। तो इनके बीच में इनकी बुक्स भी हैं, आप देखेंगे प्लेटो की, तो उसमें डिस्कशन है कि भाई मोनार्की अच्छा है या आपका डेमोक्रेसी अच्छा है, कौन सा बेटर फॉर्म है। इसमें बहुत सारे डिस्कशंस इन्होंने किए। अब ये इसलिए आपको यहाँ पे कह रहा है कि इतने बड़े बड़े जो आपके थिंकर्स थे, तो इन्होंने कुछ सोचा तभी जाके इतने बड़े डिसीजंस या जो वर्ड्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप अमेंडमेंट्स देखते हैं या जो आप जिसमें आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, वो सब कैसे आ गए होंगे, क्योंकि ये सब लोगों की जो सोच थी वो काफ़ी वैल्यूएबल थी, ठीक है ना। इन मॉडर्न टाइम्स रूसोज फर्स्ट अर्ज फॉर फ्रीडम एज द फंडामेंटल राइट ऑफ मैनकाइंड। तो रूसो जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भाई जो आपका फ्रीडम है वो एक फंडामेंटल राइट आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और उसी तरीके से आपके पास कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने क्या किया? उन्होंने कहा भाई इक्वालिटी क्या है, बहुत क्रूशियल है एज अ फ्रीडम, तो उसको भी इक्वली आपका फंडामेंटल राइट में होना चाहिए। उसी तरीके से हमारे गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने डिस्कस किया कि जो स्वराज है, जो फ्रीडम है, वो क्या होनी चाहिए, वो भी इक्वली इतनी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और अंबेडकर जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई जो भी आपके शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो भी आपके लोअर कास्ट हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी आपको एज ए माइनॉरिटी रखना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको क्या ना स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब इन आइडियोलॉजीज़ को लेके ये चले थे, तब जाके इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़े डाइवर्सिटी को सेटल कर पाए, ठीक है ना। Political theory deals with the ideas and principle that shapes constitution, governments and social life in systematic manner। Clear? Political theory का मतलब ही क्या है, आइडिया ही क्या है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं कि गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री या लाइफ कैसे चलनी चाहिए, उस चीज़ को एक साथ बना के चलने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी की इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि अगर आपको पीछे के उसके फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो फंडामेंटल राइट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। आपने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स हैं, पढ़ लिया हमने, ठीक है, बट उसके पीछे की थ्योरी क्या थी, क्यों बनाए गए वो चीज़ें, क्यों इंपॉर्टेंट थी, तो वो चीज़ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
It clarifies the meaning of concepts such as freedom, equality, justice, democracy, secularism and so on. तो इस पॉलिटिकल थियरी से, थियरी जो हम समझ रहे हैं कि यार इतने सारा रिस्पॉन्सिबल था इस चीज़ के लिए, तो उन सब चीज़ों से ही तो हमें समझ में आता है कि यार फ्रीडम क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ये सब क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि हमको थियरी से समझ में आया है कि भाई अगर ये सब ना होता तो कैसे इस कंट्री को हम सेटल कर पाते, कैसे एकोमोडेट करते इतने सारे लोगों को, ठीक है ना। इट प्रूव्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिकल रिव्यूज़। तो इससे क्या एक और चीज़ निकल के आई, इससे एक और प्रिंसिपल बने कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर कानून चल रहा है सही तो सब कुछ सही है, अगर कहीं गलत होता है तो कानून के पास पावर होनी चाहिए, लॉ के पास पावर होनी चाहिए कि उसको सही कर सके। उसके बाद पावर क्या होनी चाहिए आपके, एक व्यक्ति के पास या एक गवर्नमेंट के पास पूरी पावर नहीं होनी चाहिए। जुडिकल रिव्यू मतलब अगर कोई भी, तो उसको जुडिकली वो उसको रिव्यू कर सके, दोबारा से इसको करेक्ट कर सके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, थ्योरी के बारे में पढ़ा, क्या इसके पीछे का है, वाई दिस इज रिलेवेंट नाउ, हो गया ना, सब कुछ बना दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, तो अब ये क्या इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है कि आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, जिसको आप कहते हैं कि बेकार है, रिजर्वेशन दे दिया बेकार है, फ्रीडम नहीं देते, हमें घूमने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हमको सपोज आपके घर में प्रॉपर इंटरनेट नहीं आ रहा तो आपको लगता है बेकार है, हमारे को तो हमारी फ्रीडम छिन गई, हमको इंटरनेट नहीं यूज़ करने दिया जा रहा है। पर आपको लगता है इंटरनेट अगर आपको ज़्यादा दे दिया जाए तो आपके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो टेररिस्ट, जिन्हें आप कह सकते हैं एंटी, जो आपके नेशनलिस्ट होते हैं, जो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट काम करते हैं, तो उनको भी तो मौका मिल जाएगा एक तरीके से। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको समझ में आना चाहिए कि रिलेवेंस क्या है इसका, उसको हम देख लेते हैं। India is free and independent. Questions regarding freedom and equality have not ceased to crop. अब तो फर्स्ट है आपके पास, because issues concerning freedom, equality, democracy arises in many areas of social life. They are being implemented in different sectors at different pace. अब देखो, आपने बात करी यहाँ पे कि इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इनकी बात करी आपने, बट क्या ये सबके लिए बराबर होते हैं क्या? नहीं होते ना। आपको जो लग रहा होगा कि भाई इक्वालिटी है, वो दूसरे को नहीं लग रहा होगा, या उसकी इक्वालिटी को, जो उसको इक्वालिटी मिली है, जैसे कि आप रिजर्वेशन की ही बात करें, उनको रिजर्वेशन मिला है तो उनको फील हो रहा है कि दे आर नाउ गेटिंग द इक्वालिटी, बट सेम टाइम यू आर थिंकिंग दैट दिस इज नॉट, दिस इज इनइक्वालिटी बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग रिजर्वेशन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक सोसाइटी में, हर एक डिफरेंट सेक्टर्स में जो आपकी इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और फ्रीडम की जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। जैसे कि ऑल्दो इक्वालिटी में एग्जिस्ट इन द पॉलिटिकल स्फेयर इन द फॉर्म ऑफ इक्वल राइट्स, इट मे नॉट एग्जिस्ट इन द सेम एक्सटेंट इन द इकोनॉमिक और सोशल फेजेस। अब आपने पॉलिटिक्स में तो इक्वालिटी की बात करी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इक्वल राइट्स की हमने बात कर ली, पर क्या आपको लगता है कि आपके सोशल फैक्टर्स में भी या इकोनॉमिक फैक्टर्स में भी सबको इक्वालिटी का राइट मिल जाता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि सोशली की अगर हम बात करें तो सोशली क्या होते हैं, हमारी बहुत डाइवर्सिटीज़ होती हैं। आप पॉलिटिकल अगर आप बात करें तो पॉलिटिक्स, सपोज एग्जांपल आप गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं या गवर्नमेंट को आपका व्यू है, तो एक गवर्नमेंट है उसके लिए सबके एक व्यू हो सकते हैं, बट अगर आपके पास एक सोशल फेजेस हैं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, तो आप उसमें इक्वल राइट्स की बात सबका एक जैसा नहीं हो सकता, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस उसमें हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं कि दो फ्रीडम इज गारंटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल थियोरी या जो पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, ये मैथमेटिक्स या और किसी ऐसे सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है कि जो एक बार फॉर्मूला बन गया उसी को आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। बट आपका जो पॉलिटिकल साइंस है ये हर बार इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है, इसमें नई चीज़ें आती रहती हैं। अब यही वर्ड इन्होंने इसलिए यूज़ किया है, इंटरप्रिटेशंस आती रहती हैं। कई बार आपको लग रहा है कि ये सही है, अगली बार आपको 2 साल बाद लगेगा नहीं है, गलत है, इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। रिजर्वेशन आपको उस टाइम लगा था, आप क्या पता आप कुछ समय बाद लगे कि अब रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है,
कम ज़रूरत है, उसको क्या पता कम किया जा सकता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये बढ़ती चली जाती हैं। और फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो एक बार हो गया हमेशा वो हमेशा ही रहेगा। हमारा क्या है, सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और उसके हिसाब से क्या होता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग अमेंडमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू लाइफ हैज़ बीन इंटरप्रिटेटेड बाय द कोर्ट टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गारंटीड थ्रू अ न्यू लॉ। तो आपको समझ में आ गया, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि अब आप कुछ भी करते रहें तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा तो नहीं है ना। आपके पास पनिशमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो राइट टू लाइफ तो आपका फंडामेंटल राइट है, बट आपका कोर्ट क्या करता है, आपको दोनों तरफ से इंक्लूड करके रखता है कि आपका जो लाइवलीहुड है वो भी चलना चाहिए, आपकी लाइवलीहुड को कोई ना छेड़े। राइट टू लाइफ का मतलब केवल जीना ही नहीं है, बट अगर आपके पास खाने पीने की प्रॉपर चीज़ें नहीं है तो आप जीवित कैसे रहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट आपको ये कहना चाह रहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल लाइफ से ही नहीं है, उससे जुड़ी हुई लाइवलीहुड जो आपकी चीज़ें आपको ज़रूरत है वो भी एक व्यक्ति के पास होनी ज़रूरी है, ठीक है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इमर्ज होकर आई हैं, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन निकल के आया है, ठीक है। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने बनाया है, तो ये क्यों निकला है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों की कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ गलत है, उसकी जगह पे ये होना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस हैव बीन amended and expanded over the time through judicial interpretations and government policies which were designed to address new problems। तो अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि पहले ही जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग इतने इंटेलिजेंट थे, उनको पता था कि आज जो हम बना रहे हैं क्या वो 30 साल बाद वैसे ही रहेगा, 20 साल बाद ऐसे रहेगा, 50 साल बाद वैसे ही रहेगा, नहीं रहेगा। इन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ों को डालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, पहले से ही उन्होंने एक ऐसा गवर्नमेंट का या ऐसा जुडिकल आपका इंटरप्रिटेशन का सिस्टम बनाया, ऐसी पॉलिसीज़ को डालने की कोशिश करी जिससे कि कभी भी कोई भी जो आपके अमेंडमेंट्स हों उनको किया जा सके और नई प्रॉब्लम्स के लिए नए सॉल्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है ना। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, एज द वर्ल्ड चेंजेस वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। तो अब ये एक और चीज़ है कि जैसे जैसे आपका जो टाइम चलता जा रहा है तो फ्रीडम का मतलब भी अलग होता जा रहा है, ठीक है। फ्रीडम कई पहले क्या थी कि आपका फ्रीडम को केवल ये समझा जाता था कि वी आर नॉट अंडर समबडी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रीडम का मतलब समझ में आया कि भाई कुछ हमारे राइट्स हैं जो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे फ्रीडम की हम बात करें तो उस तरीके से उसको थोड़ा सा खतरा भी बनता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इंटरनेट यूज़ की। अब आपको इंटरनेट यूज़ कितना दिया जा सके, ये भी तो एक गवर्नमेंट की सोच है, कितना चीज़ों को आप एक्सेस कर सकें। बट अगर आपको बिल्कुल फ्रीडम दे दी जाए, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी आप उसमें देख सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप ब्रेक कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, आप तो करेंगे बट आपके साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो उसको मिसयूज़ कर डालेंगे। तो फ्रीडम एक तरीके से खतरा भी बन रहा है टाइम टू टाइम अब, ठीक है ना। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट ईजियर फॉर एक्टिविटीज टू नेटवर्क विद वन अनदर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स और फॉरेस्ट, बट इट ऑल्सो अनेबल्स टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स टू नेटवर्क। समझ गए आप, ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था कि इनका भी एक तरीके से नेटवर्क बनता है, जो टेररिस्ट होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड रिगार्डिंग हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू पीपल यूजिंग द नेट। क्लियर, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था, कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी को अगर आप प्रैक्टिस की बात करें कि पॉलिटिकल थ्योरी प्रैक्टिस कैसे होती है, आप उसको प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। इन दिस टेक्स्ट बुक वी आर फोकस्ड ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी that which deals with the origins, meanings, significance of political ideas that are familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism and so on। तो मेनली जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं थियरी को, वो किस चीज़ से डील कर रही है, जो आपकी जो ओरिजिन है, वो जो मीनिंग है, जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल आइडियाज़ की, उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि क्या फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, ये सारे जो नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, इनकी हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस और मीनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। ये पैदा कैसे हुए, ये इतने भारी भारी जो वर्ड्स हैं,
ये कहाँ से आ गए, क्या आइडियोलॉजी थी इनके पीछे, क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी, उन चीज़ों को हम यहाँ पे पॉलिटिकल थियोरी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे। पॉलिटिकल थियोरिसिस्ट हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रोवाइड डाइवर्स डेफिनेशंस। अब जो आपके पॉलिटिकल थियोरिसिस्ट थे, जो थिंकर्स थे, उनको हर बार इसी चीज़ों को सामना करना पड़ता था कि हर एक का आइडियोलॉजी अलग हो सकता है, फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, तो उनकी क्या डेफिनेशंस थी, किस तरीके से आप डिफरेंटली उन चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अनलाइक इन मैथमेटिक्स वेयर देयर कैन बी वन डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल और स्क्वायर, वी हैव एनकाउंटर मैनी डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस। ये मैं पहले आपको कह सकता हूँ, अगर आप मैथ्स की बात करें इसमें एक फॉर्मूला है, उसी को आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप पॉलिटिकल थियोरी की बात करें तो वो टाइम टू टाइम, टॉपिक टू टॉपिक चेंज होती रहती है। दिस इज़ बिकॉज टर्म्स लाइक इक्वालिटी कंसर्न आवर रिलेशनशिप विद द अदर ह्यूमन बीइंग्स रेदर देन द थिंग्स। अब मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स का जो एक फॉर्मूला है वो आपके एक नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड करता है, आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप इक्वालिटी की बात करें, फ्रीडम की बात करें, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ थोड़ी होता है। इक्वालिटी आप डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे ह्यूमंस के साथ, कि भाई हम, मेरे को तो इतना मिल रहा है, उस व्यक्ति को इतना मिल रहा है। तो ये क्या है, आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है इन टॉपिक से अदर ह्यूमंस के साथ, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस एंड ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी, और हर व्यक्ति का इक्वालिटी को लेके क्या होता है, अपना ओपिनियन होता है। तो ये चीज़ समझ में आना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पीपल ऑफन जम्प टू क्यूज इन शॉप्स और डॉक्टर्स वेटिंग रूम्स ऑन गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो आपने देखा होगा कई बार आप लाइन में खड़े हैं, आप तो रूल फॉलो कर रहे हैं, पर दूसरे व्यक्ति क्या होता है, वो आपके साथ रूल फॉलो नहीं कर रहा है, वो लाइन में आपके आगे चला गया, होता है ना ऐसे कई बार। तो ये क्या है, ये आपका वॉल्यूशन ऑफ रूल है। अब इक्वालिटी कहाँ रही, क्योंकि उसने तो आपको जंप करके आगे चले गए वो लोग, तो उन्होंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और ऐसी क्या होता है, बट ऑल्सो मैनी पीपल कैन नॉट गो टू शॉप और डॉक्टर्स बिकॉज दे हैव नो मनी टू पे गुड्स एंड सर्विसेज। और एक और यहाँ पे कंडीशन आ गई कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, अब आप तो जॉब शॉप पे पहुँच गए सामान खरीदने या डॉक्टर पे चले गए, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो घर बैठे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है सामान खरीदने का या डॉक्टर के पास कोई भी फैसिलिटी या सर्विसेज को लेने का। तो इक्वालिटी का है, इक्वालिटी नहीं है ना। अब तीन आपने फैक्टर देख लिए, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं, इक्वालिटी है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। Thus, our idea of equality is quite complex. The reason we have many definitions because the meaning of equality is dependent on the context. अब ये वो चीज़ कहना चाह रहे हैं कि जो आपके आइडियोलॉजी है इक्वालिटी की, वो अलग अलग क्यों हो जाती है, क्योंकि उसका अलग अलग फेज़ में अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग देखा जाता है, ठीक है ना। किसी के लिए कुछ इक्वालिटी मैटर करती है, किसी के लिए कुछ मैटर करती है, ठीक है ना। Political theorists clarify the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary languages. अब नॉर्मली आप बात करें फ्रीडम या इक्वलिटी की, तो पॉलिटिकल जो थियरिस्ट थे उन्होंने किस तरीके से उसको समझा। दे ऑल्सो डिबेटेड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग एंड ओपिनियंस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो उन सब ने इनको डिस्कशन किया, इनकी मीनिंग को, इनकी जो डाइवर्सिटी थी ओपिनियंस की, सब लोगों का अलग अलग विचार बन रहा था, उसको उन लोगों ने क्या किया, सिस्टमेटिकली मैनर से डिबेट किया। अब क्या है देखेंगे उसमें आगे। एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी सो ऑल्सो इन द केस ऑफ अदर कॉन्सेप्ट सच एज फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट्स, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, पॉलिटिकल थियरिस्ट engage with everyday opinions, debate possible meaning and thresh out political opinions। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक दिन में नहीं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन पेपर लिया, पेन लिया और उसमें लिख दिया कि ये नियम है भाई सब लोग उसको फॉलो करेंगे, नहीं, उन्होंने हर दिन उस चीज़ को डिस्कस किया और जो बेस्ट था उस चीज़ को उन्होंने निकाला कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि आपने सब कुछ पढ़ा कि क्या ये इंपॉर्टेंस रखती है पॉलिटिकल थियरी, चाहे वो इक्वलिटी के लिए हो, फ्रीडम के लिए हो, नेशनलिज्म के लिए हो, डेमोक्रेसी के लिए हो, ठीक है। अब हम इसे पढ़ें क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भलो चलो हमने समझ लिया, हम इसको पढ़ना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, जानना क्यों ज़रूरी है। अब मैंने आपको पहले ही बात कहा था, आप कहते हैं आपने वोट दिया, वोट देने के बाद आपको लगता है सारा काम हो गया, बट आपने ऐसे व्यक्ति या ऐसी पार्टी को वोट दिया जिसको आप जानते ही नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इंचार्ज बनाता हूँ एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का,
और मैंने आपको कहा आपको लेबर्स, इंजीनियर्स, जो भी आर्किटेक्ट हैं, सबको देखना है। तो अगर वो कोई गलत भी काम करेंगे तो आपके लिए तो सही है, बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन के बारे में, बट आपको एक रोल मिल गया, आपने उसमें पार्ट कर दिया, आप रोज आए वहाँ पे, आपने अपने अटेंडेंस लगाई, आपने सबको देखा, घूमे, आप चले गए। तो ये क्या है? दिस इज लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द पॉलिटिकल थियोरी अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। तो आपको तो चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपके लिए दोनों बराबर है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? स्टडी करनी चाहिए पॉलिटिकल थ्योरी, जिससे कि हमें पता चले कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना? फर्स्ट आप देखेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट फॉर ऑल द अबव टारगेटेड ग्रुप्स। एज हाई स्कूल students we may choose one of the above professions in the future, and so directly it is relevant for us even now। अब कई बार आप सोचेंगे भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर सोचेंगे हम तो डॉक्टर है, हमें क्या पॉलिटिक्स से मतलब है, इंजीनियर सोचेंगे हमें तो कोई मतलब ही नहीं है। जिसको पॉलिटिक्स में जाना हो, जो लीडर्स बनना चाहते हैं, वो उस चीज़ को पढ़ें। ठीक है, ये आपका कई बार सोचने का तरीका होता है, बट आप अपनी सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं। आपके पास जो भी आपकी पॉलिसीज़ बनती हैं, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, एक तरीके से आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिकल थियोरी का एक पार्ट है, क्योंकि आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है ना? अब सेकंड क्या कह रहा है? वी आर ऑल गोइंग टू बी सिटीजन्स entitled to vote and decide other issues. To act responsibly, it is helpful to have a basic knowledge of political ideas and institutions that shape the world we live। यही चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अब आप एज ए सिटीजन बनेंगे कंट्री के, आप राइट टू वोट का आपको पावर मिलेगा, बट आप वोट डाल देंगे विदाउट नॉलेज, आपको कुछ पॉलिटिकल थ्योरी या उसके जो आइडियाज़ होते हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे वो पॉलिसी बनाती है, कौन सी गवर्नमेंट बेटर काम कर रही है, किसकी आइडियोलॉजी ज़्यादा बेटर है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल भी एक तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होगा। ठीक है ना? आपने जस्ट वोट दे दिया और आपको लगा आपने पॉलिटिकल आइडिया में अपना पार्टिसिपेट कर दिया। ठीक है ना? थर्ड है द फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज इन आवर लाइफ। अब ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हटा ही नहीं सकते। फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, इसको कैसे हटाएंगे आप? सेकुलरिज्म भी आपका एक पार्ट है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मेंशन किया गया है। आप अगर इसको हटाएंगे तो आपको फिर उसके पनिशमेंट भी आपको रखी हुई है। अगर आप किसी की फ्रीडम को डिसबैलेंस करेंगे, इक्वालिटी को हटाएंगे, उसको आप अनइक्वालिटी फील कराओगे, तो उसके लिए भी आपके पास ट्रीटमेंट है फिर। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें ना चाह के भी आपकी क्या है, डेली टू डेली लाइफ के एक तरीके से पार्ट हैं। ठीक है ना? पीपल डेली एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स इन फैमिलीज। अब वो क्या क्या होती हैं फैमिलीज़ में, देखते हैं आप, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शॉपिंग मॉल्स, बहुत सारी जगह पे देखा जाता है डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? अब ये क्या देखो आगे क्या कह रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एनकरेज अस टू डू एग्जामिन आवर आइडियाज़ एंड फीलिंग अबाउट पॉलिटिकल थिंग्स। तो पॉलिटिकल थियरी जब आपको समझ में आ जाती है तो वो आपको इनकरेज करती है कि किस तरीके से आप इन जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल जो भी आपकी आइडियोलॉजी है या जो आपकी फीलिंग है, उसको आप देख सकें कि ये गलत है या सही है। ठीक है? फाइनली एज स्टूडेंट वी इंजॉय डिबेट्स एंड एलोकेशन कॉम्पिटिशंस। वी हैव opinions about what is right or wrong, just or unjust, but do not know whether they are reasonable or not। अब कई बार हमको लगता है कि यार मेरा दोस्त तो बहुत सही है, ठीक है, और ये जो दूसरा लड़का है बहुत गलत है, बट ऐसा भी तो हो सकता है जो आपका दोस्त है वो रॉन्ग हो। तो जस्ट का मतलब, जस्टिस का मतलब केवल वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जस्ट का मतलब है कि जो सही हो, चाहे वो आपके एनिमी के अंदर हो, चाहे वो आपके सामने वाले दो लड़के के अंदर हो, वो आपके दोस्त के अंदर नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आपको बहुत समझना ज़रूरी है कि जो आप कह रहे हैं क्या वो रीज़नेबल है, क्या वो जस्टिस है या नहीं है। ठीक है ना? आपका जो जस्टिस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस चाहे वो कहीं पे भी हो। आपने कभी देखा कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई वो मेरा जान पहचान क्या है, तो उसके लिए अगर वो कुछ भी करेगा तो वो कुछ भी कर सकता है? नहीं, सबके लिए अगर कुछ भी गलत है तो जस्टिस बराबर है, चाहे वो कोई भी सेक्शन से आता हो, कोई भी वो ग्रुप का हो, कोई भी कास्ट, रिलीजन, किसी भी चीज़ का हो। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। पॉलिटिकल थियरी एक्सपोजेस अस टू सिस्टमैटिक थिंकिंग और जस्टिस एंड इक्वालिटी सो दैट वी कैन polish our opinions and argue in informed manner and so for the sake of common interest।
तो जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है वो आपको एक तरीके से नॉलेज देती है, आपको एक तरीके से ब्रॉड माइंडेड बनाती है। आपका जो ब्रॉड माइंडेड का मतलब आपका दिमाग को बड़ा सोच रखती है कि जो आपका जस्टिस और इक्वालिटी है उसको आप समझें, उसको और आइडिया अच्छा बनाएं, और अपना जो ओपिनियन है उसको आप क्या कर सकें, एक तरीके से आर्ग्यू कर सकें। एक इन्फॉर्म्ड मैनर का मतलब होता है कि विद द नॉलेज। कई बार लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं जो उनको पता भी नहीं होता उस टॉपिक के बारे में, फिर भी वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। बट आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब इन्फॉर्मेशन होगी किसी चीज़ के ऊपर तभी आप क्या कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। और जो आपका आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जो आपके डिबेट्स होंगे, वो क्या होना चाहिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए नहीं, कॉमन इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। ऐसे डिबेट्स करने चाहिए जो सबके लिए इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब इक्वल हो सबके लिए, ये नहीं कि केवल कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स या कास्ट की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।